ई लर्निंग चैनल में मैं सभी को फिर से एक बार वेलकम करता हूं। आज की टॉपिक है कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स, यानी यहाँ पर मैं मैथमेटिक्स की उस पार्ट को कराऊंगा जो पार्ट एग्जाम में आते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की टॉपिक परसेंटेज। तो देखो, परसेंटेज की मतलब क्या है। परसेंटेज की मतलब है कि 100 में कितना। तो परसेंटेज की मतलब क्या है ना, 100 में कितना। तो आइए इसको हम और भी अच्छे से समझते हैं। देखिए तो मान लीजिए कि एक एग्जाम हुआ, आपको मिला एग्जाम में 80 मार्क्स, पर एग्जाम की फुल मार्क्स है 100 मार्क्स, यानी एग्जाम 100 मार्क्स की थी और आपको मिला 80 मार्क्स। तो यहां पर परसेंटेज क्या है, यानी आपको कितना परसेंट मार्क्स मिला। तो आप क्या बोलोगे, 80%। तो यहां पर आपको कितना परसेंट मार्क्स मिला ना, 80%। क्यों? क्योंकि 100 में कितना मिला। परसेंटेज की मतलब क्या है, मैंने अभी अभी क्या बताया कि 100 में कितना, वही तो परसेंटेज है। तो यहां पर आपको 100 में कितना मिला, 80 मार्क्स मिला, यानी 80% मिला। पर अभी मैं ये फुल मार्क्स 100 नहीं, मैं 200 बोल देता हूं। तो अब आंसर क्या होगा, क्या अब भी आप 80% ही बोलोगे क्या? नहीं। अगर आप 80% बोल रहे हो तो बेटा आप गलत बोल रहे हो। तो यहां पर आपको कितना मार्क्स मिला, यानी कितना परसेंट मार्क्स मिला। तो मैंने क्या बोला, परसेंटेज की मतलब क्या है, 100 में कितना। तो यहां पर जो आपको 80 मार्क्स मिला आउट ऑफ 200 मार्क्स, तो 200 में आपको कितना मिला, 80। तो यूनिटरी मेथड यहां पर मैंने अप्लाई किया और 100 में कितना मिला, वही तो आंसर है, यानी 40% आपको मिला। ठीक है, तो बेसिक यही है परसेंट की। अब हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं। तो आइए, अब हम पूछ रहे हैं कि बताओ कि 10 ग्राम 1 केजी का कितना परसेंट है। मैंने क्या बोला, 10 ग्राम 1 केजी का कितना परसेंट है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 10 ग्राम और 1 केजी यानी 1000 ग्राम। तो हम क्या बोलेंगे कि 1000 ग्राम में 10 ग्राम, 1 ग्राम में 10/1000 ग्राम और 100 ग्राम में। क्यों मैं यहां पर 100 लिखा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोल रहा हूं कि परसेंटेज की मतलब है 100 में कितना। तो यहां पर 100 में कितना ग्राम, तो है कितना भाई, 1 ग्राम। समझ में आया कुछ? नहीं आया है तो इसको एक बार रिवाइंड करके देख लो। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 2। यहां पर क्या है, यहां पर बोला गया है कि इफ 10% ऑफ ए, यानी ए की 10%
है बी की 12% की बराबर, तो फिर ए की 15%, बी की व्हाट परसेंट, यानी व्हाट परसेंट ऑफ बी। तो यहां पर हमने क्या किया, देखो बेटा, 10% ऑफ ए इक्वल टू 12% ऑफ बी, तो फिर 1% ऑफ ए यानी ए इक्वल टू 12/10, तो फिर 15% इक्वल टू 18% ऑफ बी। ठीक है बेटा, आइए थर्ड प्रॉब्लम। द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज 8,000 rupees. If his income is increased by 20%, then what will be his monthly income? तो देखो बेटा, मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने यहां पर बोला कि his income यानी इसका इनकम क्या हो रहा है, 20% इंक्रीज हुआ है। तो मान लीजिए कि इसके इनकम है 100 रुपया, ठीक है, तो 20% इंक्रीज हुआ, तो 20% इंक्रीज जब हुआ है यानी 100 में 20 रुपया इंक्रीज हुआ है, तो फिर आपकी नया इनकम यानी न्यू इनकम कितना हुआ, वो तो 120 रुपया ही हुआ ना। 100 में से क्या हुआ, 120 हो गया, पहले था क्या 100, अब क्या, अब कितना हुआ 120, तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे ही कि पहली जो 100 का इनकम था वो अब हो गया 120, तो एक में कितना 120/100, और पहले जो हमारा 8,000 रुपया का इनकम था वो अब कितना हो गया, इंटू 8,000 यानी 9,600 रुपया अब न्यू मंथली इनकम हो गया। इसको ये हम शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं, यानी 8,000 इंटू 120%, और 120% की मतलब क्या है बेटा, 120% मतलब है 120/100, बस। और हाँ, एक बात मैं बोल देता हूं कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये सब प्रॉब्लम खत्म होने के बाद हम लोग सीजीएल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, ठीक है। जो जो क्वेश्चन परसेंटेज, पीएल, डिस्काउंट इस टॉपिक के रिगार्डिंग है, हम वो सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 4। द प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज 2,000 rupees. What will be the price if the price what will be the price of the computer after reduction of 25%? तो क्या हुआ, पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम इस सॉल्यूशन को देखेंगे। तो देखो बेटा, पहले आपकी जो कंप्यूटर थे उसका प्राइस कितना था, 100 रुपया, अब घटा कितना 25 रुपया, डिक्रीज कितना हुआ भाई 25 रुपया, तो न्यू कंप्यूटर प्राइस कितना हुआ 75 रुपया हुआ। तो पहले जो चीज 100 में मिलता था अब कितना हो गया 75, यानी न्यू कंप्यूटर प्राइस है 75%। तो हम क्या करेंगे, 2,000 इंटू 75%, यानी 1,500 रुपया है न्यू कंप्यूटर की प्राइस। ठीक है बेटा,
Question number 5. If Ravi's income is 20% more than Ram, then income of Ram is how much percent less than that of Ravi? तो देखो, पहले हम राम का इनकम क्या है ये हम पता करते हैं, पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कुछ दिया ही नहीं है कि राम का इनकम कितना है और रवि का इनकम कितना है। तो इसीलिए मैंने सोच लिया कि भाई राम की इनकम है 100 रुपया और 20% ज्यादा है रवि की इनकम, तो हम रवि की इनकम 120 मान लेते हैं। होना ही चाहिए ना, 100 का 20% क्या होगा, 120 ही होगा। तो अब देखो कि राम की इनकम रवि से कितना कम है, 20 रुपया कम है। रवि का इनकम कितना है, 120। राम का इनकम कितना है, 100। यानी राम की इनकम रवि से कितना रुपया कम है, 20 रुपया कम है। किसकी इनकम से, रवि की इनकम से। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 20/120 इंटू 100 यानी 16.67%। अब आइए अगले सवाल। प्रॉब्लम नंबर 6। The salary of worker is first increased by 5%, okay, and then decreased by 5%. And what is the change of his salary? तो देखो, मैंने सोच लिया कि सैलरी है 100 रुपया। क्यों सोचा मैंने, क्योंकि कहीं पर भी मेरे को क्या पता चल रहा है यहाँ इस प्रॉब्लम से कि वर्कर की सैलरी कितना है, नहीं पता चल रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो वर्कर की जो सैलरी है वो है 100 रुपया। अब क्या हुआ, पहले था 100, आप बोल रहे हैं कि 5% इंक्रीज हुआ है, तो नया जो सैलरी है वो कितना हुआ, 105। अब क्या बोल रहा है कि भाई 105 नहीं है, 5% डिक्रीज भी तो हुआ है, तो क्या आप 95 लिखोगे क्या? नहीं, हम 95 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो मेरा सैलरी है वो तो है 105, यानी 105 की 5% घटा है, 105 की 5% घटा है। अगर 105 की 5% घटता है तो कितना रुपया घटता है, 5.25 रुपीस घटा है। तो फिर न्यू सैलरी इनकम यानी फिर, या फिर आप बोल सकते हो कि न्यू इनकम कितना हुआ, 105 माइनस 5.25 यानी 99.75 रुपीज अब न्यू इनकम है। तो देखो, अब हमें पूछ रहा है कि चेंज इन सैलरी बताओ। भाई 100 रुपया तो पहले था, अब घटकर कितना हुआ, 99.75। तो फिर कितना रुपया सैलरी चेंज हुआ, या फिर कितना परसेंट चेंज हुआ, 100 माइनस 99.75, तो फिर 25% हमारा चेंज हुआ, 0.25% हमारा चेंज हुआ। अब इसका एक रूल है, क्या आप ये सब लिखकर सॉल्यूशन करोगे क्या? नहीं करोगे। अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर आपको तो बहुत सारी प्रॉब्लम करना पड़ेगा ना, तो वो सब प्रॉब्लम आपसे छूट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम एक ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए उस ट्रिक को हम पहले सीख लेते हैं। When the value of an object is first changed, चेंज्ड की मतलब इंक्रीज भी हो सकती है या फिर डिक्रीज भी हो सकता है, by A% and then changed by B%, then
नेट इफेक्ट इज इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी बाई 100। अब इसको मैं कैसे समझूं? तो देखो, पहले कितना 5%, तो इसको हम ए मान लेते हैं, तो इसको हम ए मान लेते हैं। अब देखो कितना घटा, 5% ही तो घटा ना, तो इसको हम बी मान लेते हैं भाई। हालांकि यहां पर ए और बी दोनों ही सेम है, ए और बी दोनों ही सेम है, इसलिए ये क्या हो गया प्लस और ये माइनस, तो दोनों न्यूट्रलाइज हो गया। अब ए तो 5% भरा था ना, इसलिए +5 लिखा, और यहां पर क्या था बी 5% घटा था, तो इसलिए इसको हम -5 लिखा। अब इसको परसेंटेज कर दो तो फिर भी क्या आ जाएगा, 0.25% घटा है, ओवरऑल 0.25% घटा है। तो आइए अब हम जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 पर। तो देखिए, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी बी राइज्ड by 40%, by how much percent a householder reduce his consumption so as to not to increase his expenditure? तो यहां पर क्या हुआ कि देखो भाई, आपकी जो कमोडिटी है उसकी प्राइस 40% बढ़ गया और मेरे पास पैसा नहीं है, तो अगर मैं मेरा एक्सपेंडिचर सेम ही रखना चाहता हूं तो मेरे को कितना कम सामान खरीदना पड़ेगा। तो वही यहां पर पूछ रहा है। तो देखो, पहली जो प्राइस थी वो मैंने सोच लिया कि 100 रुपया। अब जब 40% इंक्रीज हुआ है प्राइस का, तो न्यू प्राइस कितना होगा 140। तो फिर रिडक्शन कितना करना पड़ेगा 40/140 यानी 28.57%। और इसको भी हम एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पर भी। तो देखो क्या बोला गया है यहां पर, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस 8% एंड देन डिक्रीजेस और इंक्रीजेस इन कंजम्पशन सो एज टू नॉट टू इंक्रीज और डिक्रीज द एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ए बाई 100 प्लस माइनस a%। ठीक है, तो यहां पर ए कौन है, ए है 40, यानी ये जो है ना 40% राइज हुआ, तो ये है हमारा ए। अब ए बाई 100 प्लस माइनस ए, जब तो यहां पर देखो ना, यहां पर क्या हुआ 40% इंक्रीज हुआ, तो इसलिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं 100 प्लस 40। अगर ये इंक्रीज का बदले में अगर आपको यहां पर डिक्रीज मिलता तो आप क्या करते 100 माइनस 40 करते। तो यहां पर देखो 40/100 प्लस 40 इंटू 100 यानी 28.57%। अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 पर। A student has to score 30% marks to pass. He gets he got 30 marks and fails by 30 marks. Now find out the maximum marks in the exam. तो देखो, आपको एग्जाम में पास करने के लिए 30% मार्क्स की जरूरत है, या फिर आप कह सकते हो कि आपको एग्जाम में पास करने के लिए 30 मार्क्स की जरूरत है, पर
ये 30 मार्क्स होना चाहिए आउट ऑफ 100। ठीक है, अब देखो बात कुछ ऐसा हो गया कि इस स्टूडेंट ने 30 मार्क्स स्कोर किया। स्टूडेंट ने क्या किया ना, 30 मार्क्स स्कोर किया। क्या पास हुआ? इसको होना चाहिए था ना, इसको होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको 30 मार्क्स मिला। पर क्या पास हुआ? नहीं हुआ। क्या हुआ फिर? फेल हो गया बाय 30 मार्क्स। यानी बोल रहा है कि ये पास करने के लिए इसको और भी 30 मार्क्स की जरूरत थी। यानी इसको 60 मार्क्स स्कोर करना चाहिए था, पर इसने नहीं किया। कितना किया? 30%, 30 मार्क्स इसने स्कोर किया। तो देखो, अगर ये 30 मार्क्स स्कोर करने से पास हो जाता तो हम कहते कि हाँ भाई इसको 30% मिला है। पर मैंने यहां पर क्या देखा? मैंने देखा कि 30 मार्क्स तो इसको मिला, पर फिर भी और भी 30 मार्क्स स्कोर करना जरूरी है पास करने के लिए। पर इसने तो नहीं किया, इसलिए ये फेल हो गया। तो फिर पास करने के लिए इसको जरूरी कितना है? 60 मार्क्स। और 60 मार्क्स इक्वल टू क्या है भाई? 30%। यानी 100% इक्वल टू कितना हो गया भाई? 100% इक्वल टू 200 मार्क्स। ठीक है ना? तो फुल मार्क्स, एग्जाम की फुल मार्क्स कितने में है? 200 मार्क्स। तो अब देखो, ये जो 200 मार्क्स है ना, ये तो मैं बोल रहा हूं कि फुल मार्क्स है। और परसेंटेज पता करने के लिए हमें क्या जानना जरूरी है कि 100 में कितना। तो देखो ना, 200 में 60, एक में 60/200, और 100 में कितना? 100 में कितना? वही तो है 30%। 100 में तो 30 ही है। ठीक है भाई। अब देखो, ए कैंडिडेट स्कोर्स 25% एंड फेल्स बाय 60 मार्क्स। तो कैंडिडेट को स्कोर कितना करना चाहिए था भाई पास करने के लिए? 25% तो मिलना ही चाहिए। फिर और भी 60 मार्क्स की जरूरी है पास करने के लिए। अब दूसरे कैंडिडेट की बात सुनो। दूसरा जो कैंडिडेट है, उन्होंने 50% स्कोर किया, और करने के और क्या दिखा गया? और दिखा गया कि सेकेंड कैंडिडेट पास मार्क्स से 40% ज्यादा स्कोर किया। तो फिर हम यहां पर क्या करेंगे? -40 कर देंगे। ठीक है भाई। तो हम मान लेते हैं कि हमारे जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है x। तो क्या हुआ? 25% प्लस 60 इक्वल टू 50x परसेंट -40। तो यहां से हमको x की मान जो है, यानी वैल्यू जो है, वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब आइए प्रॉब्लम नंबर 10। In an examination, 20% of total number of students failed in history, 50% of total number of students failed in Hindi, 5% of total number of students failed in both. Now find out the percentage of the student who passed in both subjects. तो देखो बेटा, मैंने यहाँ पर सोच लिया कि मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं। अब 100 स्टूडेंट्स में, अब 100 स्टूडेंट से क्या होगा? 20 स्टूडेंट
हिस्ट्री में फेल किया, 15 स्टूडेंट्स हिंदी में फेल किया और 5 जो स्टूडेंट्स है वो हिंदी और हिस्ट्री दोनों में ही फेल किया। तो देखो ना, ये जो 20 स्टूडेंट है ना हिस्ट्री में, इस 20 स्टूडेंट में कुछ हो सकता है कि हिंदी में भी फेल किया हो। अब यहाँ पर जो 15 स्टूडेंट है, इस 15 स्टूडेंट में भी अगर देखा जाए तो कुछ स्टूडेंट है कि जो हिस्ट्री में भी फेल किया हो। अब ये जो टोटल फेल है हिस्ट्री और हिंदी, अगर मैं इस दोनों नंबर को जोड़ कर दूं तो मुझे 5 स्टूडेंट मिलेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सिर्फ हिस्ट्री में ही कितना स्टूडेंट फेल किया? 20 माइनस 5 यानी 15। अब देखो, हिंदी में सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही कितना स्टूडेंट फेल किया? 15 माइनस 5 इक्वल टू 10। और दोनों सब्जेक्ट्स में कितना स्टूडेंट फेल किया? 5। तो फिर टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स कितना है? 30। आप इस तीनों को जोड़ कर दो तो आपको 30 ही मिलेगा। तो फिर कितना स्टूडेंट पास किया? 100 माइनस 30 इक्वल टू 17। इसको आप एक डायग्राम से भी पता कर सकते हो। कैसे, आइए बताते हैं। एक बॉक्स ड्रॉ कर लो बेटा। पहले इसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। इस बॉक्स में 100 स्टूडेंट है, ठीक है। 100 स्टूडेंट में यहाँ पर है 20 स्टूडेंट जो कि हिस्ट्री में फेल किया, और 15 स्टूडेंट है जो कि हिंदी में फेल किया। और ये जो कॉमन पार्ट है ना, ये पार्ट, ये है 5 स्टूडेंट्स जो कि हिंदी में भी फेल किया और हिस्ट्री में भी फेल किया। तो आप देखो, 20 जो हिस्ट्री वाले फेल स्टूडेंट है, यहां पर भी देखा जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट है जो कि हिंदी में फेल किया, और कुछ स्टूडेंट है जो कि हिस्ट्री में भी फेल किया। और वो नंबर क्या है? वो नंबर है 5 स्टूडेंट्स। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी में फेल किया 15 स्टूडेंट, और वह 15 यानी 15 का स्पेस कितना है? बस इतना टू की है, इतना ही है, सिर्फ इतना। ये वाला पार्ट नहीं है, सिर्फ इतना पार्ट है। और इतना पार्ट का वैल्यू कितना है भाई? 15 है। और सिर्फ हिस्ट्री में कितना फेल हुआ? बस इतना ही सा ही तो फेल हुआ ना, सिर्फ और सिर्फ। और इस पार्ट का वैल्यू कितना है भाई? 10 है। तो फिर टोटल फेल कितना हुआ? सिर्फ हिंदी में हुआ 10, सिर्फ हिस्ट्री में हुआ 15, और दोनों में हुआ 5। तो सब का सब जोड़ करो और 100 से सब्सट्रैक्ट कर दो, तो आपको मिल जाएगा 70। और ये 70 स्टूडेंट्स पास किया है दोनों सब्जेक्ट में ही। अब एक रूल्स में आपको बता देता हूं।
Suppose in an examination, X% of total number of the students failed in subject A, Y% of total number of the students failed in subject B, and Z% of the total number of students failed in both. Then, percentage of students who passed in both subject, 100 minus X plus Y minus Z%, and percent of the student who failed in either subject, x प्लस वाई माइनस Z%। ठीक है भाई। अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 में। देखो, इफ ड्यू टू 10% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सुगर, राम कैन बाय 5 kg मोर सुगर इन ₹100, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल सुगर। तो देखो, हमें क्या पता है कि एक्चुअल शुगर का प्राइस कितना है, नहीं पता है, तो हमने इसलिए मान लिया चलो 1 है। तो अगर 100 रुपया लेकर आप बाजार में जाते तो आपको कितना केजी चीनी मिलता, 100/x। पर अब न्यू प्राइस कितना है, 10% कम है, यानी 9x/10 है। 10% कम है यानी 9x/10 है। कैसे मिला, x माइनस 10 x/100 यानी 90x/100। तो फिर आप इसको लिख सकते हो 9x/10। ठीक है भाई। तो अब क्या है, अब देखो, अमाउंट ऑफ शुगर बॉट इन ₹100। तो अब 100 रुपया में कितना किलो चीनी मिल रहा है आपको, 1000/9x kg चीनी आपको मिल रहा है। तो फिर एज पर क्वेश्चन क्या है ना, एज पर क्वेश्चन है कि ये जो 1000/9x माइनस 100/x, इन दो का डिफरेंस है 5 kg। ठीक है भाई। तो यही मैं किया यहाँ पर। तो देखो, पर केजी चीनी की दाम कितना है ना, 2.22। अब इसको एक रूल्स की मदद से इसको और भी आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हो। तो क्या है देखो, इफ ड्यू टू r% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ एन आइटम, ए पर्सन कैन बाय a kg मोर इन x, देन एक्चुअल प्राइस इक्वल टू rx/100 माइनस r इंटू a। यहां पर देखो ना, कितना डिक्रीज हुआ, 10%। तो ये क्या है, r है, तो यही तो हम यहां पर लिखा कि 10। और देखो, आप पहले कितना रुपया का चीनी खरीदते थे, 100 रुपया का। अब कितना रुपया का खरीदते हो, 100 रुपया का ही खरीदते हो, यानी आप स्पेंड एक सेम ही अमाउंट कर रहे हो। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, x के बदले में 100। अब क्या है, 100 माइनस r, तो r कितना है, 10, यानी 100 माइनस 10। अब इसको गुना हम किन से करें ना, गुना हम करेंगे 5 kg से, यानी a से। तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। एन इलेक्शन कॉन्टेस्टेड बाय 2 कैंडिडेट, one candidate got 30% of the total votes and still lost by 500 voters. Find the total votes casted. तो टोटल वोट कास्टेड कितना हो सकता है, हमें क्या पता है, नहीं पता है, तो मान लिया x है। तो जिस कैंडिडेट का डिफीट हुआ, उस कैंडिडेट कितना वोट मिला, उस कैंडिडेट को कितना वोट मिला होगा, 30x/100।
और जिसने जीता उसको कितना वोट मिला होगा मिला है, उसको मिला है 70x/100। अब दोनों का डिफरेंस वो है 500। तो वही तो किया यहां पर कि 70x/100 माइनस 30x/100 इक्वल टू 500। अब इसको कैलकुलेट करो तो x आ जाएगा और x का जो वैल्यू है वही है टोटल वोट कास्टेड। अब देखो एमसीक्यू। अब हम एमसीक्यू करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो ये कुछ प्राइमरी लेवल की प्रॉब्लम है और नेक्स्ट क्लास से हम थोड़ी एडवांस लेवल पर काम करना शुरू करेंगे। तो देखो, द प्राइस ऑफ 10% इंक्रीज ऑफ एन आर्टिकल of ₹100 and then again 10% increase the price, then how much percent increase in total price? तो क्या होगा, 100 रुपया पहले था, फिर 10% प्राइस बढ़ गया तो 110/100 और फिर क्या हुआ और 10% बढ़ गया तो फिर से हम क्या लिखेंगे 110/100। तो हमारा अमाउंट क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी 1:1। अब देखो, इन ए कंपनी देयर आर 7 to 4 एम्प्लॉइज, 20% लेफ्ट द जॉब, और जो रिमेनिंग जो पार्ट है यानी 75% वो क्या हो गया हमारा रेस्ट एम्प्लॉय। इसको हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा कोई खास प्रॉब्लम तो है नहीं, इंटू 75% जो होगा वो होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखो इसको, एन एजेंट सेल्स द वैल्यू ऑफ गुड्स 15,000 रुपया में सेल किया और इस 15,000 रुपया से इसको कितना मिला कमीशन, 12.5% मिला। तो वही तो है 1,875 रुपया इसका कमीशन का अमाउंट, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब यहां पर देखो, देयर आर 1240 एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, 25% प्रोमोटेड। तो प्रमोशन कितने को मिला 1240 इंटू 25%, यानी ऑप्शन नंबर सी है आपकी करेक्ट आंसर। तो बेटा यहाँ तक ही है आज की परसेंटेज की क्लास। तो ये थी हमारा फर्स्ट क्लास। अब सेकेंड क्लास में हम और भी एडवांस लेवल में काम करना शुरू करेंगे, और जब हमारा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और है एक डिस्काउंट, ये 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो तब हम एसएससी की सीजीएल एंड 10+2 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको जो ये जो वीडियो है, अगर ये आपको काम पर कुछ आता है तो इसको आप ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।